Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in Botany, Marwari College. Today's chapter is Chapter 16, Environmental Issues, Lecture 58. We have already discussed in our previous lecture about air pollution. This is also a part of air pollution, today's topic, that is greenhouse effect. स्टूडेंट्स, इसके पहले भी हमने एयर पॉल्यूशन को पूरी तरह से पढ़ा है। आज हम लोग जो टॉपिक लेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये एयर पॉल्यूशन का ही एक पार्ट है। जैसे कि आप इसके पहले भी पढ़े थे कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट, उसी का एक पार्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आप लोग हमेशा सुनते हैं, जब भी पॉल्यूशन की बात आती है तो ये टॉपिक ज़रूर होता है। ये होता क्या है स्टूडेंट्स? बहुत आसान चीज़ है। हम लोग जानते हैं कि हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है एयर में, क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधे हैं वो यूज़ कर लेते हैं और हमारा वातावरण फिर से शुद्ध हो जाता है। परंतु इसका एक लिमिटेशन होता है एटमॉस्फेयर में कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। अगर ये लिमिट से बाहर हो जाता है, यानी ये अगर हायर कंसंट्रेशन में रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एक पॉल्यूटेंट कहलाता है। आप जानते हैं कि सूरज की किरण हमारे पृथ्वी पर आती है और हमें नया एनर्जी मिलता है, क्योंकि सूरज की किरण से हमारा पृथ्वी गर्म हो जाता है। ये गर्माहट हमारे लाइफ के लिए, पेड़ पौधों के लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये गर्माहट एक लिमिट के बाद फिर ये लौट के स्पेस में चली जाती है, तो हमें राहत मिलती है। लेकिन अगर ये स्पेस में ना जाने पाए तो हमारा पृथ्वी बहुत जल्दी ही सूरज के किरणों से गर्म हो जाएगा और हमारा लाइफ या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यही होता है जब CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, तो इसका बढ़ा हुआ लेयर जो एक्स्ट्रा हीट सन से हमारे पृथ्वी में है, जो जिसको लौट जाना चाहिए था स्पेस में, वो लौट नहीं पाता है और वो हमारे पृथ्वी में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को राइज करवाता है। तो CO2 का लेयर एक ग्लास पैनल की तरह काम करता है। जैसे आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस क्या होता है। ग्रीन हाउस एक एरिया बनाया जाता है जो ग्लास से ढका हुआ रहता है। ये एरिया किसके लिए बनाया जाता है? ये एरिया प्लांट के डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है, ताकि उसमें एक ही तरह का टेम्परेचर मेंटेन हो। ये ग्लास से बना हुआ ग्रीन हाउस सूरज की किरण को अंदर तो आने देता है, लेकिन उसको लौटने नहीं देता है। यानी ग्रीन हाउस के अंदर में एक ही तरह का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारे पृथ्वी में जब कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो
अधिक से अधिक सूरज किरण को लौटने नहीं देता है और पृथ्वी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, CO2 is present in air, but its higher concentration may act as serious pollutant. Under normal conditions, the temperature at the surface of Earth is maintained by the energy balance of the sun rays, and extra heat is radiated back into space. But when CO2 concentration increases, the thick layer of CO2 prevents the heat from being radiated out towards the space. Hence, thick layer of CO2 functions like the glass panels of a greenhouse, which is called greenhouse effect. This is harmful for living beings, but natural greenhouse effect. What is natural greenhouse effect? Whole earth is considered as a very big greenhouse. The gases of earth atmosphere do not allow the earth heat to pass into space, and earth remaining warm for living being. It is called greenhouse effect. CO2, methane and water vapor in atmosphere are called natural greenhouse gases. Natural greenhouse effect is most essential to life on the earth. तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने देखा कि CO2 के ज़्यादा कंसंट्रेशन में एक मैन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है जो हमारे लिए हार्मफुल है। अब हम देखते हैं कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। अगर हम पूरे अर्थ को ले तो ये एक नेचुरल ग्रीन हाउस है। क्यों? ऐसा है कि जितना भी नॉर्मल गैसेस है, जैसे CO2 है, मीथेन है, वाटर वेपर, ये तीनों एटमॉस्फेयर में नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट को बनाता है और इन तीनों को नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में नॉर्मल हीट को बाहर में जाने नहीं देता है। इस वजह से हमारा एटमॉस्फेयर हमें जितनी गर्मी चाहिए उतने गर्मी को प्रोवाइड करता है। ये हो गया नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट और ये एसेंशियल है हमारे लाइफ के लिए। तो आपने पढ़ा कि व्हाट इज मैन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड व्हाट इज नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम चलेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है इसको पढ़ेंगे। The quality of greenhouse gases are continuously increasing in the atmosphere due to human activities. Industries by which temperature of the earth is increasing gradually. This phenomenon is called global warming. तो आपने देखा कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए एसेंशियल है, बट जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, कैसे क्रिएट कर रहे हैं? तो ऑटोमोबाइल्स के थ्रू, इंडस्ट्रीज के थ्रू, जिसके वजह से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और वो एक लेयर बना के जितना भी हीट एक्स्ट्रा है एटमॉस्फेयर में उसको स्पेस तक जाने नहीं दे रहा है। इस वजह से हमारा एटमॉस्फेयर, पूरा पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। द स्नो ऑफ ग्लेशियर्स कैन मेल्ट बाय विच द लेवल ऑफ सी वाटर कैन राइज अप एंड सम कोस्टल एरियाज में बी मर्ज्ड इन वाटर। जो बर्फ़ है वो बर्फ़
इसी ग्लोबल वार्मिंग के चलते पिघल रहा है। बर्फ के पिघलने से सी वाटर लेवल राइज कर रहा है और इससे क्या हो रहा है कि कोस्टल एरियाज में आप हमेशा सुनेंगे कि वहाँ पर बाढ़ जैसे आ जाती है। नाउ कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मेन कॉज इज ह्यूमन इंटरफेरेंस इन नेचुरल कार्बन साइकिल. Man uses fossil fuel in power plants, factories, cars, aeroplanes, etc. And excess quantity of CO2 enters into the atmosphere. CO2 concentration 250 ppm था in 1855. That is increases 360 ppm in 2000 year. Increased at the rate of 15 ppm per year. Number 2, other causes of CO2 increases in atmosphere is global deforestation. तो पहला कॉज था स्टूडेंट्स कि हम लोग CO2 साइकिल को, ये कार्बन साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिससे CO2 का लेवल बढ़ते जा रहा है। दूसरा है कि इसी CO2 को पहले जितने प्लांट्स थे वो एब्जॉर्ब कर लेते थे, अब उस प्लांट्स को हमने काट दिया, जिस वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ और अब CO2 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। यहाँ आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर में आप देखिए कि एटमॉस्फेयर में CO2 कितना है, 55%, N2O कितना है, 6%, CH4 मीथेन कितना है, 15%, CFC कितना है, 24%। ये सारे मिलके कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट गैसेस इन ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे मिलके ग्लोबल वार्मिंग को बना रहे हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म इज फोटोकेमिकल स्मोक। ये आप हमेशा सुनते हैं स्टूडेंट, फोटोकेमिकल स्मोक। स्मोक क्या होता है? स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मोक। तो photochemical smoke is highly oxidizing polluted atmosphere comprising largely ozone, nitrogen oxides, hydrogen peroxide, PAN and PB2N. This is produced by the photochemical reactions among nitrogen oxides, hydrocarbons and oxygen. Nitrogen oxides is formed by incomplete oxidation of nitrogen inside the engine of automobile. Photochemical smoke adversely affects plants, human health and materials. तो स्मोक पर बहुत क्वेश्चंस आता है स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। जितना भी धुआं उठता है उसके साथ फॉग मिलके एक स्मोक बनाता है और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंजूरियस है। इसके चलते, ये किसके चलते होता है? ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स, पैन एंड PB2N. कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, सेपरेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम हार्मलेस गैसेस, अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स, कन्वर्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स टू हार्मलेस मटेरियल्स। ये 3 प्रोसीजर है स्टूडेंट। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम इन तीनों प्रोसीजर को काम में ला सकते हैं। नंबर A is plantation should be done in all available places. Plants make CO2 O2 balance in atmosphere. Name of the plants are Phaseolus vulgaris, Coleus, Blumeri, Ficus variegata can fix carbon monoxide. Plants like Pinus, Juniperus, Pyrus, Vitis, etc. can metabolize nitrogen oxides. In motor vehicles, good quality of fuel, that is sulfur free or non-leaded, should be used. Control of particulate matter, control of gaseous pollutants, avoidance of pollutants by minimum use of automobiles, nuclear explosions should be stopped, population growth should be controlled,
Alternative sources of energy can be used as solar power, wind power, geothermal power, etc. Industries should be set up away from domestic areas. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। अगले टॉपिक में हम लोग वाटर पॉल्यूशन को रखेंगे। आप इस टॉपिक में मेन जो पॉइंट है उसको याद कर लेंगे और थोड़ा समझ के इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल आपके आसपास में होने वाला फिनोमेनन है। सिर्फ आप केमिकल्स का नाम याद रखेंगे और उसके अलावा इसका जितना भी कंट्रोल मेजर है इसको याद करेंगे। जैसे स्मोक है, फोटोकेमिकल स्मोक, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ये सारा चीज़ स्टूडेंट्स आप लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे। इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चंस आता है और एक जनरल आइडिया आप रखेंगे कि पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्या है, एयर पॉल्यूटेंट्स क्या है, जनरली एयर पॉल्यूटेंट्स कहाँ से आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।